यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बेसिकली बुलियन लॉजिक के बारे में। बुलियन लॉजिक इज अ concept that involves binary variable and operation. It focuses on the value true and false. कहने का मतलब बुलियन लॉजिक एक ऐसा कंसेप्ट है जो कि बाइनरी वेरिएबल और बाइनरी ऑपरेशंस को सपोर्ट करता है। ये बेसिकली ट्रू और फॉल्स वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। ट्रू का मतलब 1, फॉल्स का मतलब 0। अब बेसिकली बुलियन लॉजिक जो है वो जॉर्ज बुले नाम के एक व्यक्ति के द्वारा डिजाइन किया गया था और उन्हीं के नाम पर इसका जो नाम है वो बुलियन लॉजिक पड़ा। बुलियन अलजेब्रा कंप्राइजेस ऑफ फॉलोइंग बुलियन एक्सप्रेशन एंड बुलियन वेरिएबल। जब भी हम बुलियन अलजेब्रा की बात करें तो बुलियन अलजेब्रा में एक तो बुलियन एक्सप्रेशन होते हैं और एक बुलियन वेरिएबल होते हैं। एक-एक करके हम लोग जानेंगे कि बुलियन वेरिएबल क्या होता है और बुलियन एक्सप्रेशन क्या होते हैं। बुलियन वेरिएबल, अ बुलियन वेरिएबल इज अ वेरिएबल दैट होल्ड्स बुलियन वैल्यूज ट्रू, फॉल्स और 1 0। बुलियन वेरिएबल एक ऐसा वेरिएबल है जो कि ट्रू या फॉल्स वैल्यू को स्टोर करता है या फिर 1 और 0 को स्टोर करता है। जो नॉर्मल वेरिएबल होते हैं उसके अंदर बहुत अलग-अलग तरह के वैल्यू होते हैं, लेकिन जो बुलियन वेरिएबल है, वो सिर्फ ट्रू और फॉल्स वैल्यू को ही सपोर्ट करता है। नेक्स्ट टर्म है बुलियन एक्सप्रेशन। अगर बुलियन एक्सप्रेशन की बात की जाए, तो ऐसा एक्सप्रेशन जो कि बुलियन वेरिएबल और बुलियन ऑपरेटर का कॉम्बिनेशन होता है, ऐसे एक्सप्रेशन को हम लोग बुलियन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। अब बुलियन एक्सप्रेशन इवैल्यूएट टू आइदर ट्रू और फॉल्स, मतलब ऐसे एक्सप्रेशन जिसकी वैल्यू जो रिजल्ट वैल्यू हो वो आइदर ट्रू और फॉल्स हो, इसे हम बुलियन एक्सप्रेशन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट टर्म है बुलियन ऑपरेटर। बुलियन ऑपरेटर परफॉर्म्स ऑपरेशन ऑन ऑपरेंड्स। बेसिकली बुलियन वेरी ऑपरेटर जो है वो बुलियन वेरिएबल के ऊपर काम करता है, बुलियन ऑपरेंड के ऊपर ही काम करता है। द बुलियन ऑपरेटर्स आर एंड और एंड नॉट। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एंड ऑपरेटर की, बेसिकली ये बुलियन ऑपरेटर जो है एक आपने पढ़ा होगा कि किसी पर्टिकुलर जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात करो तो वहां पर भी लॉजिकल ऑपरेटर होते हैं और वो जो लॉजिकल ऑपरेटर की वर्किंग है वो बेसिकली बुलियन ऑपरेटर ही यहाँ पर जो हम लोग पढ़ रहे हैं सेम चीजें होती है। अगर हम बात करें एंड ऑपरेटर की, तो एंड ऑपरेटर का रिजल्ट ट्रू होने के लिए हमें ये चाहिए कि जब सारे इनपुट ट्रू होंगे, अगर सारे इनपुट ट्रू होंगे तो वैल्यू ट्रू आएगी, अदरवाइज फॉल्स आएगी। यह एंड ऑपरेटर के केस में होता है और एंड ऑपरेटर को डिनोट करने के लिए हम लोग डॉट का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो ए डॉट बी लिखा हुआ है, ए डॉट बी यानी ए एंड बी। और ऑपरेटर का रिजल्ट अगर एक भी वैल्यू ट्रू होती है तो इसका रिजल्ट ट्रू होगा, अगर सारे वैल्यू फॉल्स होंगे तभी इसका वैल्यू फॉल्स होगा। और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग प्लस साइन का यूज करते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो बेसिकली एग्जाम्पल जो होता है उसमें हम लोग किसी भी बुलियन वेरिएबल के बीच में प्लस साइन यूज करके एग्जाम्पल दे सकते हैं। जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल है ए प्लस बी मे बी रेड एज ए और बी, यानी ए प्लस बी को हम लोग बताएंगे ए और बी। नेक्स्ट है नॉट ऑपरेटर। नॉट ऑपरेटर बेसिकली किसी भी वेरिएबल को, किसी भी कंडीशन को रिवर्स करके रिजल्ट देता है। जैसे अगर ट्रू होगा तो इसका रिजल्ट फॉल्स आएगा, अगर हम इनपुट फॉल्स देंगे तो रिजल्ट ट्रू होगा। कहने का मतलब जो भी हमारे पास वैल्यू है उसका जस्ट कंप्लीमेंट देगा और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम या तो डैश साइन का यूज करते हैं या फिर रेकरिंग साइन का यूज करते हैं। जैसे कॉम्प्लीमेंट ए डैश या ए डैश का मतलब भी होता है ए कॉम्प्लीमेंट और ए बार।
ए बार का मतलब भी होता है ए कॉम्प्लीमेंट। तो जब भी हमें नॉट ऑपरेटर को रिप्रेजेंट करना होगा तो हम लोग डैश या फिर बार का यूज करते हैं। तो इस तरह से ये बुलियन ऑपरेटर के बारे में था। तीन बुलियन ऑपरेटर है बेसिकली, एंड, और नॉट। नेक्स्ट कंसेप्ट है ट्रुथ टेबल का। ट्रुथ टेबल बेसिकली जो होता है वो सारे पॉसिबल कॉम्बिनेशन इनपुट वेरिएबल के जो होते हैं उसके रिप्रेजेंटेशन है। A truth table is a representation of all possible combinations of input variables and the corresponding output value। यानी कि अगर ट्रुथ टेबल हमें बनाना होगा तो सबसे पहले हमें देखना है कि उसमें टोटल वेरिएबल कितने दिए गए हैं, और जितने भी वेरिएबल होंगे तो उसकी हेल्प से हमें क्या करना है, टोटल नंबर ऑफ इनपुट निकालने हैं, टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन निकालने हैं इनपुट के, और उसके करस्पॉन्डिंग हमें आउटपुट निकालना है। द नंबर ऑफ रोज इन अ ट्रुथ टेबल आर 2 टू द पावर n, वेयर n इज नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल। कहने का मतलब कि अगर हमें कोई भी ट्रुथ टेबल बनाना है तो कितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन है वो निकालने के लिए हम लोग देखेंगे 2 टू द पावर n का कंसेप्ट। जहां पर n है वो नंबर ऑफ वेरिएबल को, नंबर ऑफ इनपुट वेरिएबल को डिनोट कर रहा है। जैसे हमारे पास अगर 2 वेरिएबल है तो 2 वेरिएबल का मतलब है 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 2, इसका मतलब है कि टोटल 4 कॉम्बिनेशन हमारे पास बनेंगे। अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल भी दिया हुआ है जिसके अंदर ए और बी जो है वो इनपुट वेरिएबल है, और इनपुट वेरिएबल ऑपरेटर जो दिया गया है वो और ऑपरेटर दिया गया है। मतलब हमें और ऑपरेटर का यूज करके ए और बी इनपुट वेरिएबल के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है। मतलब बेसिकली ये और ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल है। अगर हम ट्रुथ टेबल की बात करें तो यहाँ पर भी हम लोग देख पा रहे हैं कि टोटल हमारे पास दो वेरिएबल है ए और बी। तो इसके टोटल पॉसिबल कॉम्बिनेशन जो बनेंगे वो 2 टू द पावर 2, यानी कि टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनेगा। 4 कॉम्बिनेशन मतलब पहला कॉम्बिनेशन हमारा हो गया 0 0, दूसरा कॉम्बिनेशन है 0 1, तीसरा कॉम्बिनेशन है 1 0, और चौथा कॉम्बिनेशन है 1 1। सेम चीजें यहाँ पर दिखा रखी है। अब कंसेप्ट ये कहता है और ऑपरेटर का कि जब सारे रिजल्ट फॉल्स होंगे तभी फॉल्स होगा, अगर कोई एक भी वैल्यू ट्रू होगी तो रिजल्ट हमारा ट्रू होगा। तो इसी के आधार पे यहाँ पर अगर देखा जाए तो ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 0 है, तो ए और बी का वैल्यू 0 आया है। ऐसे ही ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है, तो इससे हमारे पास जो ए और बी की वैल्यू है वो 1 है। 1 0 मिला करके ए और बी जो बनेगा वो 1 बनता है। 1 1 दोनों ही यहाँ पर 1 है, और कहता है कि किसी एक भी रिजल्ट के इनपुट के ट्रू होने से ओवरऑल रिजल्ट जो आएगा वो ट्रू आएगा। तो यहाँ पर और ऑपरेटर का रिजल्ट है, और ऑपरेटर में सिर्फ जब दोनों जीरो है तभी रिजल्ट जीरो है, अदरवाइज सारे केस में रिजल्ट 1 है। ऐसे ही हम लोग एंड और नॉट दोनों का ट्रुथ टेबल डिजाइन कर सकते हैं। एंड के केस में सेम हमारे पास ए और बी दोनों इनपुट वेरिएबल होगा, और इसका जो रिजल्ट आएगा, अगर हम और की जगह एंड का रिजल्ट देखना चाहें तो एंड के रिजल्ट में सबसे पहला कॉम्बिनेशन है 0 0, तो 0 0 से रिजल्ट 0 आएगा। ऐसे ही 0 1 मतलब यहाँ पर भी दोनों 1 नहीं है, एक हमारा 0 है तो इसका भी रिजल्ट 0 आ गया। 1 0 फर्दर यहाँ पर भी 0 आ गया तो रिजल्ट हमारा 0 होगा। 1 1 के केस में यहाँ पर दोनों इनपुट 1 है तो रिजल्ट हमारा 1 होगा। ये एंड का ट्रुथ टेबल इस तरह से बनेगा। अगर हम और की बात करते हैं तो जहां पर भी जीरो है, हर जगह जीरो है, वहां पर जीरो आया है, और एंड की बात जब हम करेंगे तो जहां पर सारे 1 है वहीं पे 1 आएगा, अदरवाइज सारे केस में 0 है। अब लास्ट ऑपरेटर हमारा जो है वो नॉट ऑपरेटर है, और नॉट के केस में हमें एक ही वेरिएबल की जरूरत होती है, तो एक वेरिएबल
का मतलब है कि टोटल 2 कॉम्बिनेशन बनेंगे। पहला कॉम्बिनेशन 0 और दूसरा कॉम्बिनेशन 1। अगर इनपुट 0 देंगे तो रिजल्ट 1 आएगा, अगर इनपुट 1 देंगे तो रिजल्ट 0 आएगा। तो इस तरह से बेसिकली ये जो कंसेप्ट पे बनेगा, ये नॉट ऑपरेटर का ट्रुथ टेबल बनेगा। तो हमने ट्रुथ टेबल के बारे में भी देख लिया कि किस तरह से हम लोग किसी भी ट्रुथ टेबल को डिजाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है रूल्स ऑफ बुलियन लॉजिक। रूल्स ऑफ बुलियन लॉजिक बेसिकली क्या होता है कि अ, ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा रिजल्ट जिसका हम लोग डायरेक्टली किसी भी बुलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में यूज कर सकते हैं। तो इसके लिए कुछ बुलियन अलजेब्रा के अंदर रूल डिफाइन किया गया है और इस रूल को हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से वेरीफाई भी कर सकते हैं। एंड वर्जन और वर्जन दोनों अलग अलग रूल दिए गए हैं। जैसे आइडेंटिटी लॉ है 1.a, इसका रिजल्ट ए है। इसका मतलब क्या है कि 1 की वैल्यू तो एज इट इज है, ए की वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा। ऐसे ही और वर्जन में क्या है, ए की वैल्यू ही डिसाइड करेगी कि हमारा फाइनल रिजल्ट क्या होगा। अगर नेक्स्ट रूल की बात करें, नल लॉ जिसको हम डोमिनेंट लॉ बोलते हैं, इस केस में क्या है कि 0 1 कोई भी केस हो, डोमिनेंस हमेशा 0 1 की ही हो रही है। यानी अगर एंड वर्जन की बात करें तो एंड में ए की वैल्यू चाहे 0 हो या फिर 1 हो, दोनों ही कंडीशन में जब 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो रिजल्ट 0 होगा। ऐसे ही अगर और के केस में है, और के केस में ए की वैल्यू चाहे 0 हो या 1 हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन हमारा एक वैल्यू दिया हुआ है 1 और एक वैल्यू अगर 1 होगा तो रिजल्ट हमारा 1 ही होगा। ये चीज और वर्जन में होता है। नेक्स्ट है आइडेम्पोटेंट लॉ। आइडेम्पोटेंट लॉ मतलब बेसिकली यहाँ पर क्या है कि अगर हमने ए की वैल्यू ली 1, तो ए की वैल्यू 1 ली, उसके बाद डॉट आ गया और दूसरी वैल्यू हमने जब पहली 1 ली तो दूसरी वैल्यू भी हमारी ए की 1 ही होगी और 1 1 से रिजल्ट भी 1 आएगा। अगर हमने इस जगह पर 0 ले लिया तो 0.0 ये भी हमेशा रिजल्ट 0 बनाएगा। कहने का मतलब कि हमने जो ए की वैल्यू ली है उसी से हमारा रिजल्ट भी आया है, यानी ए की वैल्यू के बराबर ही ये रिजल्ट है। ऐसे ही सेम और के केस में भी होता है कि जैसे हमने ए की वैल्यू 1 ली तो दूसरी ए की वैल्यू 1 ही होगी और रिजल्ट हमारा 1 होगा। अगर पहली वैल्यू 0 है तो दूसरी भी 0 होगी और रिजल्ट हमारा 0 होगा। तो इसको भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं। इनवर्स के केस में क्या होता है कि जैसे हमने पहली वैल्यू ए ले ली, ए की वैल्यू हमने अगर 0 ली है, यहाँ पर अगर ए है तो दूसरी वैल्यू ए डैश। अगर ए की वैल्यू हमने 0 ली और ये डॉट साइन जो है ये एंड को डिनोट करता है। अगर a की वैल्यू 0 है तो ऑब्वियस सी बात है a डैश हमारा 1 होगा और a डैश 1 होने से भी रिजल्ट हमेशा 0 हो जाएगा। अगर हमने a की वैल्यू 1 ले ली तो a डैश हमेरा a डैश 0 होगा और 1 0 का जो कॉम्बिनेशन है, 1 0 के कॉम्बिनेशन से भी जो रिजल्ट आएगा वो रिजल्ट यहाँ पर 0 होगा। तो इस तरह से इनवर्स के केस में क्या हो रहा है कि जैसे भी चाहे 1 हो या फिर 0 हो, दोनों के केस में ही एंड वर्जन में क्या हो रहा है, रिजल्ट 0 हो रहा है। ऐसे ही हम लोग सेम और के केस में भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ और डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये तीनों मैथ का कंसेप्ट है। हमने मैथ में भी कम्यूटेटिव लॉ पढ़ा है कि हम लोग जैसे किसी भी नंबर को अगर फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करें या फिर सेकंड नंबर को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करें तब रिजल्ट सेम आता है। सेम प्लस के केस में भी होता है कि फर्स्ट को अगर हम सेकंड में पहले ऐड करें और फिर या फिर सेकंड को फर्स्ट में ऐड करें भी रिजल्ट सेम होता है। तो सेम यही कम्यूटेटिव के साथ भी है, एसोसिएटिव में भी यही चीजें होती है।
कि हमारे पास टोटल 3 वेरिएबल होता है और 3 में हम पहले फर्स्ट सेकंड को ऑपरेट करते हैं, फिर थर्ड को करते हैं, या फिर पहले सेकंड थर्ड को करें फिर फर्स्ट को करें। तो दोनों के केस में ही रिजल्ट सेम होता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में क्या है, a प्लस बी डॉट सी। अब इसको क्या है कि मल्टीप्लाई वाला केस है, a को पहले हम बी के साथ पेयर बनाएंगे, फिर ए को सी के साथ पेयर बनाएंगे, और इस तरह से एंड वर्जन भी हमारा दिया हुआ है और वर्जन भी दिया हुआ है। अगर इसको वेरीफाई करना है तो हम लोग 3 वेरिएबल का कंसेप्ट लेकर के ए बी और सी की अलग अलग वैल्यू लेकर के, इससे क्या है 2 टू दी पावर 3 बन जाएगा, क्योंकि हमारे पास 3 वेरिएबल है, टोटल 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और इसकी हेल्प से हम लोग ट्रुथ टेबल डिजाइन करके और रिजल्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। सेम एब्जॉर्प्शन लॉ में क्या होता है कि हमारे पास एक वेरिएबल ए है और दूसरी वेरिएबल बी है, तो ए के साथ बी का कोई भी कॉम्बिनेशन है, चाहे 0 है या 1 है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ए जो है, ए की वैल्यू इसके साथ ऐड हो जा रही है, और फिर जब ये a प्लस बी का एंड होगा a के साथ, तो फाइनल रिजल्ट a जनरेट होगा। ऐसे ही और वर्जन में भी क्या है, a प्लस ए डॉट बी। अब a डॉट बी की अगर हम अलग अलग वैल्यू लेते हैं, तब भी a हमारा रिजल्ट में आता है, b रिजल्ट में नहीं आता। ये एब्जॉर्प्शन लॉ को डिनोट करता है, और इसका भी हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से डिजाइन करके, ट्रुथ टेबल डिजाइन करके वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें बेसिकली हमें ट्रुथ टेबल के साथ डिजाइन करना और डिजाइन करके वेरीफाई करना वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, जितना कि रूल को याद रखना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि जब कभी भी बुलियन लॉजिक को हम लोग रिड्यूस करते हैं, जो स्टेटमेंट है, तो वहां पे हमें डायरेक्टली इस रूल को यूज करना होता है। नेक्स्ट एक लास्ट कंसेप्ट है इस रूल का, डी मॉर्गन्स लॉ। और डी मॉर्गन्स लॉ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है कि हम लोग एक ट्रिक के थ्रू याद रखेंगे, और ट्रिक ये है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन। कैसे है, पहले हम लोग इसको देखते हैं। पहला रूल हमें हमारा जो है वो है ए बी का बार। ए बी का बार है, और ए बी का बार है मतलब कि बीच में हमारे पास जो साइन है वो डॉट साइन है। इसको हम लोग लिख ही लेते हैं, ए बी का होल बार है। तो इसको हमें क्या करना है, पहले ब्रेक द लाइन, यानी आप लाइन को ब्रेक करो। इसका मतलब क्या है कि ए के ऊपर भी बार और बी के ऊपर भी बार। अब ब्रेक द लाइन, नेक्स्ट चेंज द साइन। यहाँ डॉट था तो आपको प्लस साइन करना है। यही डी मॉर्गन थ्योरम का पहला रूल है। अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम के दूसरे रूल की बात करें, तो सेम ये और वर्जन का कंसेप्ट है, ए प्लस बी का बार। अब a प्लस बी के बार को जब आप लिखोगे, तो सबसे पहले हमें ब्रेक द लाइन करना है, यानी लाइन ब्रेक करेंगे तो a बार हो जाएगा और b बार हो जाएगा। अब साइन प्लस का था तो साइन यहाँ डॉट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि a बार डॉट b बार। अब आप ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा कंसेप्ट यहाँ बन रहा है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन वाला। तो इस तरह से हम डी मॉर्गन थ्योरम को इजीली याद रख सकते हैं, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डी मॉर्गन थ्योरम भी काफी इंपॉर्टेंट होता है। इसको हम लोग ट्रुथ टेबल की हेल्प से भी वेरीफाई एक बार करके देखेंगे, तब उसके बाद आज का क्लास समाप्त होगा। अगर हम डी मॉर्गन थ्योरम के फर्स्ट लॉ की बात करें, तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि अगर दो इनपुट वेरिएबल एंड से जुड़ा हो और कंप्लीमेंटेड हो, तो वो क्या होता है, और के इक्विवेलेंट होता है। और का इक्विवेलेंट होगा, लेकिन साथ साथ कंप्लीमेंट होना चाहिए इंडिविजुअल वेरिएबल का। और जो हमने ऑलरेडी डी मॉर्गन थ्योरम में ट्रिक अप्लाई करके देखा है। अगर वेरीफाई करना है, तो वेरीफाई करने के लिए हमारे पास चूंकि यहाँ दो वेरिएबल है ए और बी, तो हम लोग ए और बी का यूज करके टोटल 4 कॉम्बिनेशन बनाएंगे। ए की वैल्यू हमने ले ली,
बी की वैल्यू ले ली। अब ए बी से हम लोग को क्या क्या डिराइव करना है, हमें ए डैश बी डैश की भी जरूरत है, ए बी कैलकुलेट करने की भी जरूरत है, ए बी डैश कैलकुलेट करने की जरूरत है, और ए डैश बी डैश कैलकुलेट करने की जरूरत है। मतलब जो जो हमें एक्सप्रेशन में मिलेगा वो हर एक चीज हमें कैलकुलेट करना होगा। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो ए बी है। अब ए बी से हम लोग कैलकुलेट क्या करेंगे, ए बार बी बार। ए की वैल्यू का जो रिवर्स होगा वो ए बार होगा, बी की वैल्यू का रिवर्स बी बार होगा। अब इसके बाद हमें जो कैलकुलेट करना है वो करना है ए बी, क्योंकि जब तक ए बी नहीं कैलकुलेट करेंगे ए बी डैश हम कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ए बी कैलकुलेट करने के लिए हमें क्या करना है, ए कॉलम पे और बी कॉलम पे और ऑपरेशन एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो जीरो जीरो यानी जीरो, जीरो वन जीरो, वन जीरो जीरो, और वन वन वन। अब ए बी तो कैलकुलेट हो गया, ए बी डैश कैलकुलेट करने के लिए हम लोग ए बी का रिवर्स कर देंगे। ए बी का रिवर्स करने से जीरो वन में कन्वर्ट हो जाएगा और वन जीरो में कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से लेफ्ट साइड का रिजल्ट यहाँ जनरेट हो चुका है। अब लेफ्ट साइड के रिजल्ट को हमें राइट साइड से मैच करना है। इसका मतलब क्या है कि राइट साइड में जो वैल्यू दे रखी है, राइट साइड की वैल्यू का भी हमें कैलकुलेशन करके देखना होगा। मतलब यहाँ ए डैश और बी डैश का जब हम और ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा उसका कंपैरिजन ए डैश बी डैश से करना है। तो जब हम लोग रिजल्ट को कैलकुलेट कर लेंगे तो लास्ट में हमें यही दिखेगा कि ए बी डैश और ए डैश प्लस बी डैश का जो रिजल्ट है वो बिल्कुल सेम है। इसका मतलब क्या है, डी मॉर्गन थ्योरम यहाँ पर वेरीफाई हो चुका है, और ये डी मॉर्गन थ्योरम का फर्स्ट लॉ था। अगर सेकेंड लॉ की बात करेंगे तो डी मॉर्गन थ्योरम का सेकेंड लॉ यही स्टेट करता है कि जब दो इनपुट वेरिएबल और से कनेक्टेड हो और होल का कंप्लीमेंट हो तो उस केस में क्या है कि ए बी का इंडिविजुअल कंप्लीमेंट जो होगा वो एंड ऑपरेशन के साथ कनेक्टेड होना चाहिए। और जैसे हमने फर्स्ट वाले केस में ट्रुथ टेबल बनाया है उसी तरह से हम सेकंड केस में भी ट्रुथ टेबल की हेल्प से डिराइव कर सकते हैं। ए और बी नाम का वेरिएबल, इसकी वैल्यू हमने ली, फिर ए डैश बी डैश कैलकुलेट किया। ए डैश बी डैश कैलकुलेट करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, पहले लेफ्ट की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे फिर राइट की करेंगे। तो लेफ्ट की कैलकुलेट करने के लिए हमें पहले क्या करना है, ए प्लस बी कैलकुलेट करना है। जैसे ही ए प्लस बी कैलकुलेट होगा उसकी हेल्प से हमें वैल्यू रिवर्स करके ए डैश बी डैश कैलकुलेट कर लेना है। उससे लेफ्ट साइड की वैल्यू निकल के आएगी। फिर हमें राइट साइड की वैल्यू निकालने के लिए ए डैश और बी डैश का यूज करना है, एंड ऑपरेशन निकालना है। तो लास्ट में हमेशा ये दिखेगा कि जो ए प्लस बी डैश और ए डैश डॉट बी डैश इस दोनों की वैल्यू सेम आ गई। तो इससे ये क्लियर हो रहा है कि डी मॉर्गन थ्योरम का सेकेंड रूल जो है ये भी वेरीफाई हो चुका है। आज की क्लास में बेसिकली हमने बुलियन अलजेब्रा के बारे में बेसिक कंसेप्ट देखा, ट्रुथ टेबल देखा, बुलियन ऑपरेटर के बारे में देखा, और जितने भी बुलियन लॉजिक के रूल्स हैं उस रूल के बारे में हमने देखा। अब नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग देखेंगे बेसिकली लॉजिक गेट के बारे में। ट्रुथ टेबल से सारे लॉजिक गेट को वेरीफाई करने के लिए हम लोग कोशिश करेंगे। और आज की क्लास बस इतना ही। थैंक यू, बने रहिए चैनल पर।